बहुत समय पहले की बात है। केशव नगर राज्य में राजा विक्रम नाम का एक बेहद न्यायप्रिय और दयालु राजा रहा करता था। उसके राज्य में हर तरफ सुख शांति, अमन और चैन था। उसकी प्रजा बहुत खुश थी। प्रजा को प्रसन्न देखकर राजा को भी बहुत प्रसन्नता होती थी। एक दिन राजा विक्रम अपने कक्ष में बैठा हुआ कि तभी उसकी पत्नी रुक्मणी उससे बोली, आप हमेशा राज्य के काम में ही उलझे रहते हैं और यही सोचते रहते हैं कि ऐसा क्या किया जाए जिससे आपकी प्रजा और सुखी हो जाए, और मेरी ओर ध्यान भी नहीं देते। रुक्मणी, राजा का प्रथम कर्तव्य अपनी पत्नी के प्रेम में डूबे रहना नहीं होता, बल्कि प्रजा के हितों का ध्यान रखना भी होता है। मुझे आपके यह विचार सुनकर बहुत खुशी मिलती है। काश ऐसा सभी सोचने लगे तो यह धरती स्वर्ग बन जाए। तभी राजा विक्रम और रानी रुक्मणी के कानों में घंटे की आवाज टकराई। दरअसल राजा विक्रम ने अपने महल के बाहर एक बहुत बड़ा घंटा टांग रखा था। उसके नगर का कोई भी व्यक्ति न्याय पाने के लिए किसी भी समय उस घंटे को बजाकर राजा विक्रम के पास अपनी फरियाद लेकर आ सकता था। राजा विक्रम अपनी पत्नी से बोला, अवश्य ही कोई फरियादी फरियाद लेकर आया है, मुझे शीघ्र वहां पहुंचना होगा। राजा विक्रम तुरंत अपने मंत्री हुकुम सिंह के साथ महल के बाहर आकर घंटा बजाने वाले फरियादी के पास पहुंच गया और उससे बोला, क्या नाम है तुम्हारा और तुम्हारी क्या समस्या है? फरियादी राजा विक्रम की बात सुनकर हाथ जोड़ता हुआ बोला, महाराज, मेरा नाम सुखिया है। मैं बर्बाद हो गया महाराज। कुछ समय पहले मैं किसी कार्य के सिलसिले में बाहर गया था और मैंने अपने जीवन की पूंजी साहूकार के पास सुरक्षित रख दी थी, पर जब लौटकर मैंने अपनी जमा पूंजी साहूकार से वापस मांगी तो उसने मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। अगर मुझे मेरी जमा पूंजी नहीं मिली तो मेरी बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। हम समझ गए। सुखिया, तुम फिक्र मत करो। अगर वास्तव में उस साहूकार को दोषी पाया गया तो उसे कड़ा दंड दिया जाएगा। हम इस मामले की सुनवाई कल अपने राज दरबार में करेंगे। अगले दिन राजमहल के राज दरबार में साहूकार और सुखिया दोनों सर झुकाए हुए खड़े थे। राजा विक्रम साहूकार से बोला, सुखिया ने तुम्हारे ऊपर क्या आरोप लगाया है यह तो तुम जानते ही होगे साहूकार। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? सिर्फ इतना महाराज कि मुझ पर लगाया हुआ आरोप बेबुनियाद है। सुखिया झूठ बोल रहा है। इस बात को सिद्ध करने के लिए तुम्हारे पास क्या सबूत है? साहूकार ने अपनी जेब से एक कागज निकाल लिया और राजा विक्रम को पकड़ाता हुआ बोला, महाराज, मैंने इस सुखिया की सारी संपत्ति वापस लौटा दी है। इसके नीचे सुखिया के हस्ताक्षर भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। राजा विक्रम उस कागज को बहुत ही गौर से देखता हुआ सुखिया से बोला, सुखिया, इस कागज पर तो वास्तव में तुम्हारे हस्ताक्षर मौजूद हैं। सुखिया रोते हुए राजा विक्रम से बोला, महाराज, यह इस साहूकार की चाल है। मुझसे हस्ताक्षर जबरदस्ती करवाए गए हैं। तभी साहूकार राजा विक्रम से बोला, महाराज, मैं जिस गांव में रहता हूँ उस गांव का मुखिया गवाह है। मैंने मुखिया के सामने ही इसकी संपत्ति वापस लौटाई थी। राजा विक्रम अपने एक सैनिक से बोला। कुछ ही देर में मुखिया राजा विक्रम के सामने खड़ा था। मुखिया सर झुकाए हुए राजा विक्रम से बोला, महाराज, साहूकार ने मेरे सामने सुखिया की सारी संपत्ति वापस लौटाई थी।
सुखिया झूठ बोल रहा है। यह सुनकर राजा विक्रम क्रोधित होता हुआ सुखिया की ओर देखकर बोला, तुम दोषी पाए गए हो सुखिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि झूठ बोलकर तुम हमें गलत न्याय करने के लिए उकसाना चाहते थे। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। इतना बोलकर राजा विक्रम एक सैनिक से बोला, सुखिया को अभी और इसी समय अभी 50 कोड़े लगाए जाएं। राजा विक्रम की बात सुनते ही सैनिक सुखिया को बुरी तरह से कोड़े से पीटने लगा। कुछ ही देर में सुखिया खून से लहूलुहान हो गया। सुखिया कराहता हुआ महल से बाहर चला गया और लड़खड़ाते हुए कदमों से अपने घर पर पहुंच गया। घर पर सुखिया की इतनी बुरी दुर्दशा देख उसकी पत्नी बिंदिया घबराते हुए बोली, अरे यह आपको क्या हुआ? किसने पीटा आपको? सुखिया सारी घटना बताते हुए बिंदिया से बोला, महाराज के सैनिकों ने मुझ पर जरा सी भी दया नहीं दिखाई। उसने पूरी शक्ति से मेरे शरीर पर कोड़ों की बरसात कर दी। महाराज और उस सैनिक का दिल नहीं कांपा आपके ऊपर इतनी बेदर्दी से कोड़े बरसाते हुए। बिंदिया ने इतना कहा ही था कि तभी सुखिया ने दम तोड़ दिया। यह देखकर बिंदिया फूट फूट कर रोने लगी। तभी सुखिया का 10 वर्षीय पुत्र आदित्य वहां आ पहुंचा और अपने पिता को इस हालत में देखकर अपनी माँ से रोता हुआ बोला, माँ क्या हुआ? पिताजी ऐसे क्यों लेटे हुए हैं? पिताजी के शरीर से खून क्यों निकल रहा है और वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अपने 10 वर्षीय बेटे आदित्य की बात सुनकर बिंदिया फूट फूट कर रोते हुए बोली, बेटा तेरे पिता तुझे छोड़कर बहुत दूर चले गए हैं। अब वह तुझसे कभी नहीं बोलेंगे, वो मर चुके हैं। यह सुनकर 10 वर्षीय आदित्य, जो कि एक बच्चा था परंतु जीवन और मृत्यु को वह समझता था, फूट फूट कर रोने लगा। बिंदिया रोते हुए अपने बेटे से बोली, चिंता मत कर बेटा, नहीं रहना हमें यहाँ पर। हम तेरे पिता का अंतिम संस्कार करके इस राज्य को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन राजा विक्रम अपने मंत्री हुकुम सिंह से बोला, मंत्री हुकुम सिंह, जब से सुखिया ने हमसे झूठ बोला है तब से हमारा मन विचलित हो गया है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा महाराज। हुकुम सिंह, हमने महल के बाहर घंटा केवल इस कारण लगवाया था कि हमारी प्रजा का कोई भी व्यक्ति किसी भी समय उस घंटे को बजाकर हमसे न्याय की अपील कर सकता है, परंतु हमें यह नहीं पता था कि कोई सुखिया जैसा गरीब व्यक्ति झूठ भी बोल सकता है। वह तो अच्छा हुआ कि वह साहूकार के पास सुखिया के हस्ताक्षर मौजूद थे, नहीं तो हमें उस साहूकार को ही सजा देनी पड़ती और हम नहीं चाहते कि हमसे कोई गलत न्याय हो जाए। तो फिर आप क्या करेंगे महाराज? जाओ, जाकर हमारे राज्य में ऐलान कर दो कि अब से हमारे राज्य का कोई भी व्यक्ति अगर झूठ बोलेगा तो उसे उसी समय मौत के घाट उतार दिया जाएगा। यह सुनकर मंत्री हुकुम सिंह बुरी तरह से घबराते हुए बोला, महाराज, अपने फैसले पर एक बार सोच विचार कर लीजिए। राज्य में अगर ऐसा कानून लेकर आएंगे तो प्रजा में अफरा तफरी मच जाएगी, क्योंकि ऐसा कोई भी इंसान नहीं जो झूठ नहीं बोलता हो। हमने जो आदेश दिया है उसे पूरा करो मंत्री। हम अपने राज्य में अब झूठ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, भले ही चाहे हमें इसके लिए राज्य के सभी झूठे लोगों को फांसी पर लटकाना पड़े। भले ही 1 या 2 ही व्यक्ति बचें, परंतु वह सच बोलने वाले हों। मंत्री हुकुम सिंह ने ऐसा ही किया। हुकुम सिंह ने सारे राज्य में ऐलान करवा दिया कि अगर राज्य में कोई भी व्यक्ति झूठ बोलता हुआ पकड़ा जाएगा
तो उसे तुरंत मौत की सजा होगी। राजा विक्रम के इस आदेश को सुनकर व्यापारियों में बुरी तरह से खलबली मच गई। मोहन, जो कि केशव नगर का सबसे बड़ा व्यापारी था, तुरंत अपने दूसरे व्यापारी मित्र तेनालीराम के घर पहुंच गया और बोला, तुमने सुना? लगता है हमारे राज्य का राजा मूर्ख हो गया है। तुम सही कह रहे हो। कैसे भी करके हमें राजा विक्रम को विवश करना होगा कि वह इस आदेश को वापस ले लें। मोहन, तुम तो जानते हो कि राजा विक्रम एक बहुत ही जिद्दी राजा हैं और एक बार जो वह फैसला कर लेता है वो वापस नहीं लेता। लेकिन एक बार बात करने में क्या हर्ज है? हो सकता है कि उस मूर्ख राजा को हमारी बातें समझ में आ जाएं। तुम सही कह रहे हो। अगले दिन तेनालीराम और मोहन दोनों राज दरबार में जा पहुँचे। मोहन राजा विक्रम से बोला, महाराज, हमें आपके फैसले से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको यह फैसला व्यापार में नहीं लागू करना चाहिए। हमारा न्याय सब पर लागू होता है, चाहे व्यापारी हो या किसान। झूठ बोलने पर सबकी सजा एक ही है। तभी तेनालीराम राजा विक्रम से बोला, महाराज, आप स्वयं सोचिए, हम व्यापारियों को छोटा मोटा झूठ तो बोलना ही पड़ता है। हम अगर पूरा सच ग्राहक को बताएंगे तो कोई भी हमारा हमसे माल नहीं खरीदेगा, और जब हमारा माल बिकेगा ही नहीं तो फिर हम आपको भी नहीं कर चुका पाएंगे। आपका राजकोष खाली हो जाएगा और सब कुछ असंतुलित हो जाएगा। महाराज, मुझे लगता है कि यह व्यापारी सही बोल रहे हैं। सबसे ज्यादा राज्य में सबसे अधिक कर व्यापारी ही भरते हैं। आपके फैसले पर व्यापार पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अपने मंत्री हुकुम सिंह की बात सुनकर राजा विक्रम गहरी सोच में डूबता हुआ बोला, ठीक है, हम अपने राज्य में अपने व्यापारी भाइयों के लिए एक नया बाजार स्थापित करेंगे। अगर हमारे किसी भी व्यापारिक भाई का माल सच बोलकर कोई नहीं खरीदेगा तो वह उस माल को हमारे राज बाजार में सच बोलकर बेच सकता है। इतना बोलकर राजा विक्रम मोहन और तेनालीराम की ओर देखकर बोला, अब तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है? मोहन मुस्कुराता हुआ बोला, महाराज, अब हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर हमारा माल सच बोलने से कोई नहीं खरीदेगा तो वही माल हम आपके राज दरबार में बेच देंगे। समय ऐसे ही बीतता रहा। कुछ ही वर्षों में राजा विक्रम के राज्य के वासी झूठ बोलना भूल गए, क्योंकि कोई भी अगर झूठ बोलता हुआ पकड़ा जाता तो राजा विक्रम उसे तुरंत मौत के घाट उतरवा देते। राजा विक्रम के राज्य की चर्चा आसपास के राज्यों में प्रसिद्ध हो गई। हर कोई राजा विक्रम के इस फैसले की प्रशंसा करने लगा और ऐसे ही 10 वर्ष बीत गए। राजा विक्रम की इकलौती पुत्री राजकुमारी सुलेखा अब जवान हो चुकी थी। एक दिन राजकुमारी सुलेखा अपने पिता से बोली, पिताजी, मैं एक दासी के साथ जंगल में टहलने के लिए जा रही हूँ। ठीक है सुलेखा, परंतु शाम को जल्दी लौट आना। पिताजी, जब से आपने झूठ बोलने वालों को मृत्युदंड देने का प्रावधान पारित किया है, तब से हमारे राज्य के चोर डाकू डर की वजह से राज्य को छोड़कर ही चले गए। हमारे केशव नगर राज्य की आम स्त्रियां अब रात के समय भी बेधड़क कहीं भी आ जा सकती हैं। फिर तो आपकी पुत्री हूँ, भला किसमें हिम्मत है जो मुझे नुकसान पहुँचाने की हिम्मत करेगा। पिताजी, वह ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। अपनी पुत्री राजकुमारी सुलेखा की बात सुनकर राजा विक्रम मुस्कुराकर चला गया। राजकुमारी सुलेखा एक दासी को लेकर जंगल की ओर चली गई। कुछ ही देर में वह जंगल के सुंदर मनमोहक दृश्य को निहार रही थी कि तभी उसके कानों में
एक बांसुरी की आवाज टकराई। राजकुमारी सुलेखा न जाने क्यों उस बांसुरी की धुन में अपने आप को खिंचता हुआ महसूस करने लगी। राजकुमारी सुलेखा अपनी दासी की ओर देखकर बोली, तुमने यह बांसुरी की मधुर धुन सुनी? हाँ सुनी, लेकिन इस जंगल में बांसुरी कौन बजा रहा है? कोई भी बजा रहा हो, लेकिन बांसुरी बहुत अच्छी बजाता है। हम उससे मिलना चाहते हैं। तभी दासी की नजर एक घने वृक्ष पर चली गई। दासी ने देखा उस घने वृक्ष के नीचे एक बहुत सुंदर युवक बैठा हुआ अपनी ही धुन में बांसुरी बजाए जा रहा था। दासी राजकुमारी सुलेखा की ओर देखकर बोली, राजकुमारी, वह देखिए, उस घने वृक्ष के नीचे युवक बैठा हुआ बांसुरी बजा रहा है। कितना सुंदर युवक है। राजकुमारी सुलेखा अपनी दासी के साथ उस युवक के पास पहुंच गई। राजकुमारी सुलेखा और दासी को देखकर उस युवक ने तुरंत बांसुरी बजाना बंद कर दिया और मुस्कुराते हुए बोला, आप दोनों स्त्रियां इस जंगल में क्या कर रही हैं? मेरा नाम सुलेखा है। मैं केशव नगर के महाराज विक्रम की इकलौती पुत्री हूँ। तुम्हारा क्या नाम है? मैं अपना नाम ऐसे नहीं बता सकता। तुम मुझे एक व्यापारी बुला सकती हो। वैसे तुम्हें बता दूं कि तुम्हें केवल एक दासी के साथ इस जंगल में ऐसे नहीं टहलना चाहिए। यह सुनकर राजकुमारी सुलेखा क्रोधित होती हुई उस युवक से बोली, तुमने हमारा अपमान किया है और रहा सवाल मेरा केवल एक दासी के साथ इस जंगल में टहलने का, तो तुम्हें शायद मालूम नहीं, मेरे पिता राजा विक्रम का नाम सुनकर बड़े बड़े डाकुओं और बदमाशों के पसीने छूट जाते हैं। राजकुमारी सुलेखा की बात सुनकर वह सुंदर युवक मुस्कुराता हुआ बोला, आप तो बुरा मान गई राजकुमारी। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, भले ही आपके पिता की बात सुनकर, आपके पिता का नाम सुनकर बड़े बड़े चोर और डाकुओं के पसीने छूट जाते होंगे, मगर राजकुमारी, इस जंगल में शेर, चीते और भेड़िए भी टहलते हैं। वह तो आपके पिता का नाम तक नहीं जानते होंगे। कहीं गलती से उन्होंने आपको देख लिया तो फिर आगे क्या होगा, यह मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं। शुक्र मनाओ अपना कि हमारे साथ सैनिक नहीं, बदतमीज व्यापारी, नहीं तो हम तुम्हें अभी और इसी समय बंदी बनवाकर अपने महल में ले जाकर कारागार में डलवा देते। मैंने तो आपके पिता राजा विक्रम के न्याय और दयालुता के बारे में बहुत सुना है। मुझे नहीं पता था कि राजा विक्रम के राज में नाम न बताने की इतनी बड़ी सजा हो सकती है। इतना बोलकर वह सुंदर युवक जोर जोर से हंसने लगा। राजकुमारी सुलेखा दासी के साथ गुस्से से जंगल से वापस आ गई। अपनी पुत्री राजकुमारी सुलेखा के क्रोध भरे चेहरे को देख राजा विक्रम बोला, क्या हुआ सुलेखा, तुम्हारे चेहरे पर यह गुस्सा क्यों झलक रहा है? राजकुमारी सुलेखा जंगल की उस सारी घटना को बताते हुए बोली, पिताजी, वह बहुत ही बदतमीज युवक था। अगर मेरे पास उस समय सैनिक होते तो मैं उसे गिरफ्तार करके बंदी बनवाकर कारागार में डलवा देती। राजा विक्रम मुस्कुराते हुए सुलेखा से बोला, नहीं सुलेखा, अगर कोई व्यक्ति अपना नाम नहीं बताना चाहता तो हम उससे जबरदस्ती नहीं कर सकते जब तक कि उसके ऊपर कोई आरोप ना हो। इतना बोलकर राजा विक्रम वहां से चला गया। अगले दिन व्यापारी राज बाजार में कुछ व्यापारी अपने सामान को, जो सच बोलकर नहीं बिका था, बेच रहे थे। राजा विक्रम के राज बाजार में राजा विक्रम की द्वारा चुने हुए कुछ सैनिक खड़े थे जो व्यापारियों से ना बिका हुआ माल खरीद लेते थे। तभी वही युवक जो कि राजकुमारी सुलेखा को जंगल में मिला था वहां आ पहुंचा और एक सैनिक की ओर देखकर बोला, मैंने सुना है कि यह राजा विक्रम का राज्य व्यापार राज्य बाजार है। हाँ,
तुमने सही सुना। मैंने यह भी सुना है कि केशव नगर में अगर कोई भी व्यक्ति झूठ बोलते हुए पकड़ा जाता है तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। हाँ, तुमने सही सुना। लेकिन तुम यह सब क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम केशव नगर राज्य के रहने वाले नहीं हो? नहीं, लेकिन मैं कुछ समय पहले ही केशव नगर राज्य में रहने के लिए आया हूँ। इस हिसाब से तुम कह सकते हो कि मैं अब केशव नगर का ही वासी हूँ। इतना बोलकर उस सुंदर युवक ने एक छोटी सी मूर्ति निकालकर सैनिक के सामने रख दी। सैनिक ने देखा कि वह छोटी सी सोने की बड़ी ही सुंदर मूर्ति थी जो रंग बिरंगी किरणों से चमक रही थी। वह सुंदर युवक सैनिक की ओर देखकर बोला, मैंने इस मूर्ति को सच बोलकर बेचना चाहा, मगर यह नहीं बिकी। इसलिए इस राज्य के कानून के मुताबिक मैं इस मूर्ति को राज बाजार में बेचने के लिए आया हूँ। तुम्हारी यह मूर्ति तो बहुत ही अधिक सुंदर है। तुमने अवश्य इसके अधिक दाम मांगे होंगे। नहीं, मैं इस मूर्ति को केवल एक स्वर्ण मुद्रा में बेचना चाहता हूँ। यह सुनकर सैनिक बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, तुम्हारी सुंदर मूर्ति तो इससे कहीं ज्यादा कीमती है, फिर भला इसे क्यों नहीं खरीदा गया? क्योंकि यह छोटी सी मूर्ति श्रापित है। अगर कोई भी इस मूर्ति को खरीदेगा तो उसकी पुत्री अगले दिन कोढ़ की बीमारी से पीड़ित हो जाएगी और खरीदने वाले से उसका भाग्य रूठ जाएगा। अगर वह राजा होगा तो रंक बन जाएगा। मैं ये सच बोलकर इस मूर्ति को बेचना चाहता था, मगर किसी ने खरीदा ही नहीं, इसलिए मैं इसे सच के बाजार में बेचने आया हूँ। वैसे इस श्रापित मूर्ति की और भी बहुत सारी खासियतें हैं, इतनी कि मैं तुम्हें गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताना शुरू करूं। यह सुनकर सैनिक बुरी तरह से क्रोधित होता हुआ बोला, तेरा दिमाग तो ठीक है। अरे ऐसी श्रापित मूर्ति को भला कौन खरीदेगा? यहाँ से चला जा, मैं तो तेरी इस मूर्ति को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तो फिर ठीक है, मैं इस मूर्ति को राजा विक्रम के महल में जाकर बेचूंगा, क्योंकि राजा विक्रम का ही कहना है कि जो भी वस्तु सच बोलकर नहीं बिकेगी उस वस्तु को सच के बाजार यानी राज बाजार में खरीदा जाएगा। वह सुंदर युवक सीधे राजा विक्रम के महल के बाहर पहुंच गया और घंटा बजाने लगा। कुछ देर में राजा विक्रम अपने मंत्री हुकुम सिंह के साथ वहां आ पहुंचा और सुंदर युवक की ओर देखकर बोला, क्या नाम है तुम्हारा और क्या है समस्या तुम्हारी? महाराज, मैं आपको नाम बताकर क्या करूंगा, जबकि आपके राज्य में आपके ही कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाई जाती हों। यह सुनकर राजा विक्रम बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, तुम क्या बकवास कर रहे हो नौजवान? सही कह रहा हूँ महाराज, आपके राज्य में झूठ बोलने वालों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। आपने अपने राज्य में सच को स्थापित करने के लिए राज बाजार बनवाया। अगर किसी भी व्यापारी का माल सच बोलकर न बिकता हो तो वह आपके राज बाजार यानी सच के बाजार में उस माल को बेच सकता है, इसमें कोई शक नहीं। तभी सुंदर युवक ने अपनी जेब से उस मूर्ति को निकाल लिया और राजा विक्रम से बोला, मैंने इस मूर्ति को सच बोलकर बेचने का बहुत प्रयास किया महाराज, मगर इसे किसी ने नहीं खरीदा। जब मैं इस मूर्ति को आपके राज बाजार में बेचने के लिए गया तो आपके राज बाजार में भी इसे खरीदने से मना कर दिया गया। यह सुनकर राजा विक्रम बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, जिसने तुम्हें मना किया है मैं उसे मौत के घाट उतरवा दूंगा। 10 वर्षों में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई ऐसा करने की। तभी वहां पर वही सैनिक आ पहुंचा और राजा विक्रम की ओर देखकर बोला, मुझे पता था महाराज कि ये पागल युवक आपके पास अवश्य आएगा यह श्रापित मूर्ति लेकर। सैनिक की बात सुनकर राजा विक्रम आश्चर्य भरी नजरों से सुंदर युवक को देखने लगा। ये सही कह रहा है महाराज, यह मूर्ति जो कोई भी खरीदेगा उसकी पुत्री कोढ़ की बीमारी से पीड़ित हो जाएगी और अगर वह राजा हुआ तो वह राजा से रंक बन जाएगा।
और उसकी पत्नी की अकाल मृत्यु निश्चित है। यह इस मूर्ति की सच्चाई है। अब बताइए कि आप इस मूर्ति को खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। अगर आप नहीं खरीदेंगे तो फिर आपके बनाया हुआ सच का कानून बेतुका, महज धोखा है, केवल दूसरों को मूर्ख बनाने के लिए, ताकि आप दूसरे राज्यों की वाहवाही लूट सकें, आप अपनी ही प्रजा से अपनी प्रशंसा सुन सकें। और अगर ऐसा नहीं है तो खरीद लीजिए मेरी इस मूर्ति को। तभी वहां पर राजकुमारी सुलेखा आ गई और सुंदर युवक को देखकर बुरी तरह से चौंक पड़ी। पिताजी, यह तो वही है जो मुझे जंगल में मिला था। राजा विक्रम सुलेखा की बात सुनकर बुरी तरह से चौंक पड़ा। क्या सोच कर रहे हैं महाराज? मैं एक व्यापारी हूँ। अगर आप इस मूर्ति को नहीं खरीदेंगे तो फिर मैं आपके ही राज्य में इसे झूठ बोलकर किसी और को बेच दूंगा। और अगर आप मुझे इस कार्य के लिए सजा देंगे तो सारा राज्य जान जाएगा कि राजा विक्रम एक झूठा है। यह सुनकर राजा विक्रम बुरी तरह से धर्म संकट में पड़ गया। कुछ देर को गहरी सोच में डूबता हुआ उस सुंदर युवक से बोला, ठीक है, कानून सबके लिए बराबर होता है, फिर चाहे राजा हो या आम प्रजा। मैं तुम्हारी इस मूर्ति को अवश्य खरीदूंगा। बोलो, कितने में बेचोगे? केवल 1 स्वर्ण मुद्रा। राजा विक्रम ने 1 स्वर्ण मुद्रा उस सुंदर युवक को पकड़ा दी। वह सुंदर युवक मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। अगले दिन राजा विक्रम की पुत्री जब सोकर उठी तो अपना चेहरा और शरीर आईने में देखकर चीख पड़ी। उसका चेहरा और शरीर कोढ़ से पीड़ित हो चुका था। राजा विक्रम अपनी पुत्री की चीख सुनकर उसके कमरे में जैसे ही आया कि तभी एक दासी चीखती हुई वहां पर आ पहुंची और राजा विक्रम से बोली, महाराज, महाराज, महारानी को होश नहीं आ रहा। वह बुरी तरह से बीमार हैं। इतनी ढेर सारी परेशानियां देखकर राजा विक्रम बुरी तरह से चिंतित हो उठा। तभी एक साधु वहां आ पहुंचा। उस साधु को वही सैनिक बुलाकर लेकर आया था जिसने उस सुंदर युवक से मूर्ति खरीदने से इनकार कर दिया था। साधु राजा विक्रम से बोला, महाराज, आपने उस मूर्ति को खरीदकर ठीक नहीं किया। मैं उस मूर्ति को देखना चाहता हूँ। राजा विक्रम ने उस मूर्ति को साधु को पकड़ा दिया। साधु उस मूर्ति को देखकर चौंकता हुआ बोला, इस मूर्ति को काले तालाब में तपस्या करके श्रापित किया गया है। क्या मतलब ये कि केशव नगर राज्य के घने जंगल में एक काला तालाब स्थित है। कहते हैं कि उस काले तालाब के अंदर एक डायन का वास है। जो भी उस डायन की तपस्या करके उसे प्रसन्न करता है, वह डायन किसी भी वस्तु को श्रापित करके उस व्यक्ति को दे देती है। मगर उसे डायन को प्रसन्न करना इतना आसान काम नहीं है। उसकी तपस्या के लिए वर्षों लगते हैं। साधु महाराज, मैं बुरी तरह से धर्म संकट में पड़ गया था। अगर मैं इसे नहीं खरीदता तो मैं अपने ही बनाए हुए सच के बाजार में झूठा साबित हो जाता, और मैं नहीं चाहता था कि मेरी प्रजा मुझे झूठा समझे। महाराज, अवश्य ही वह व्यापारी आपसे बदला लेने के लिए आया होगा। इतना बोलकर साधु सैनिक से बोला, जाओ, जाकर उस व्यापारी को किसी भी तरह से पकड़ कर लेकर आओ। महाराज के परिवार पर लगे हुए श्राप को केवल वही व्यापारी ही खत्म कर सकता है। तभी राजकुमारी सुलेखा की दासी वहां आ पहुंची और साधु से बोली, मैं जानती हूँ कि वह मुझे कहाँ मिलेगा। इतना बोलकर दासी अपना घोड़ा दौड़ाते हुए सीधे जंगल के उस स्थान पर पहुंच गई जहां पर पहली बार व्यापारी उसे और राजकुमारी सुलेखा को मिला था। दासी ने देखा वह व्यापारी अभी भी बांसुरी बजा रहा था। दासी को देखकर वह व्यापारी बोला, आखिरकार तुम्हारे महाराज को मुझे बुलाना ही पड़ा। कुछ ही देर में
वह सुंदर युवक दासी के साथ महल आ पहुंचा। साधु उस सुंदर युवक की ओर देखकर बोला, तुमने महाराज से आखिर ऐसा कौन सा बदला लिया है? जहाँ तक मैं जानता हूँ, महाराज विक्रम से बड़ा दयालु तो कोई राजा नहीं। उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यह सुनकर सुंदर युवक क्रोधित होते हुए राजा विक्रम की ओर देखकर बोला, मेरा नाम आदित्य है। मैं उसी सुखिया का बेटा हूँ जिसे राजा विक्रम ने बेदर्दी से कोड़े से पिटवाकर मौत के घाट उतरवा दिया था, जबकि मेरे पिता निर्दोष थे। वह कोड़ों की मार बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने मेरी माँ की आंखों के सामने दम तोड़ दिया। मेरी माँ अकेले मेरे पिता की लाश को जंगल ले गई और उनका अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकी। उसने जंगल में ही दम तोड़ दिया। मैंने अकेले अपने निर्दोष माता पिता की अर्थी को जलते हुए देखा और उसी समय मैंने एक प्रतिज्ञा ली कि मैं राजा विक्रम और उसके परिवार को तबाह कर दूंगा। मैं केशव नगर राज्य के जंगल में ही रहने लगा, मगर राज्य की एक एक खबर लेने के लिए मैं रोज राज्य आता था। मुझे पता था कि राजा विक्रम ने व्यापारियों के लिए सच का बाजार स्थापित किया है। मैं राजा विक्रम को उसी के बनाए हुए कानून से हराना चाहता था। इसके लिए मैंने केशव नगर के घने जंगल में काले तालाब की तपस्या की और वहां की डायन को प्रसन्न करके उससे यह श्रापित मूर्ति हासिल की और राजा विक्रम के सच के बाजार में ही बेचने के लिए चला आया। सुंदर युवक की बात सुनकर राजा विक्रम के मन में बरसों पुराने चलचित्र चलने लगे। राजा विक्रम आदित्य की ओर देखकर बोला, नहीं, मुझे याद है कि सुखिया निर्दोष नहीं था बल्कि दोषी था। आपने गलत न्याय किया था महाराज। अगर सच्चाई को जानना चाहते हैं तो मेरे गांव के मुखिया और उस साहूकार को दोबारा बुलवाइए। मैं आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूँ। कुछ ही देर में वही साहूकार और मुखिया राजा विक्रम के सामने खड़े हुए थे, जो कि अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। आदित्य साहूकार की ओर देखकर बोला, वर्षों पहले तुमने सुखिया की संपत्ति हड़प ली और उससे जबरदस्ती एक कागज पर अंगूठा लगवाया और महाराज के सामने झूठा साबित कर दिया। मैं अभी भी कहता हूँ सुखिया दोषी था। तभी आदित्य अंदाज में उन दोनों की ओर देखकर बोला, तुम जानते हो महाराज की बेटी राजकुमारी सुलेखा कोढ़ पीड़ित हो चुकी है और महारानी बुरी तरह से बीमार हैं, क्योंकि मैंने राजा विक्रम को एक श्रापित मूर्ति दी है। इतना बोलकर आदित्य राजा विक्रम से बोला, क्या यह सच है महाराज? यह सच है। तभी आदित्य साहूकार से बोला, वह मूर्ति मैंने काले तालाब की डायन को प्रसन्न करके हासिल की है। उस मूर्ति के अलावा उसने मुझे एक और शक्ति दी है कि अगर कोई व्यक्ति मेरे सामने झूठ बोलेगा तो मैं उस श्रापित मूर्ति का केवल बोलकर झूठ बोलने वाले व्यक्ति को केवल बोलकर स्थानांतरण भी कर सकता हूँ। मतलब उस मूर्ति की वजह से जो श्राप महाराज विक्रम के ऊपर लगा हुआ है, वह श्राप पलटकर तुम्हारे परिवार के पास आ जाएगा। यह सुनकर साहूकार बुरी तरह से घबरा गया और राजा विक्रम से बोला, मुझे क्षमा कर दो महाराज, यह युवक सही बोल रहा है, सुखिया निर्दोष था। मुखिया भी डरते हुए राजा विक्रम से बोला, मुझे भी क्षमा कर दो महाराज। इस साहूकार ने मुझे कुछ धन का लालच दिया था, इसलिए मैंने झूठी गवाही दी थी। यह सुनकर राजा विक्रम पूरी तरह से क्रोधित होता और अपने सैनिक से बोला, इन दोनों को इसी समय मौत के घाट उतार दो। सैनिक ने उसी समय उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। राजा विक्रम आदित्य से बोला,
मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत गलत न्याय हुआ है, इसलिए मुझे राजा बने रहने का कोई अधिकार नहीं। तभी साधु आदित्य की ओर देखकर बोला, महाराज से गलत न्याय जरूर हुआ है आदित्य, लेकिन वह अनजाने में हुआ है। गलतियां इंसान से ही होती हैं, तुम इन्हें क्षमा कर दो। साधु की बात सुनकर आदित्य राजा विक्रम से बोला, लाइए महाराज, मुझे मूर्ति दे दीजिए। राजा विक्रम ने उस मूर्ति को आदित्य को सौंप दिया। आदित्य ने उस मूर्ति को पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। ऐसा करते ही रंग बिरंगी करने से सुलेखा बिल्कुल सही हो गई और रानी रुक्मणी की बीमारी भी सही हो गई। आदित्य राजा विक्रम की ओर देखकर बोला, मैं आपको यही बताना चाहता था कि मेरे पिता निर्दोष थे। इतना बोलकर आदित्य महल से निकल गया और राजा विक्रम सारी उम्र को लेकर पछताता रहा।